जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। ये वीडियो जो बंगाल के गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित जो वीडियो था उसका ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसको बताया है, एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं और ये वीडियो किसी भी मतलब जहाँ पर जीके जीएस पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आपकी पीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, चाहे वो यूपी पीएससी हो, कहीं भी, तो ये आपका वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी और जो स्टेट पीएससी वगैरह हैं सब के लिए काम आएगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, हो सकता है कि आपको इस पर बहुत कुछ साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आप 1 से 2 बार देख लीजिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप ध्यान लगाकर सुनिए। अगर आपको कोई चीज़ नई चीज़ दिखती है, नई चीज़ समझ में आती है, तो आप उसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। बहुत मेहनत के साथ इसको बनाया है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पीडीएफ्स वगैरह और सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले तक मैंने बता दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक मतलब ऐसा जो वायसराय था, ऐसा गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल था, कि ये मतलब जैसे होते हैं ना कि कुछ कुछ लोग उदार व्यक्तित्व के होते हैं, कुछ भले वो ब्रिटिशर्स थे लेकिन उदारता उनके अंदर थी, कुछ मतलब वो कुछ अच्छी चीज़, सोशल रिफॉर्म्स भी करना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे। तो ये उन्हीं में से एक था, ये विलियम बेंटिंक भी वैसा ही था कुछ, ठीक है। तो जैसे देखिए इसके टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी गई हैं ये परीक्षाओं में, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, देखिए सती प्रथा का रोक ये 1829 में इसी के समयावधि में लगाई गई थी। और ये प्रयास राजा राम मोहन राय, जो सोशल रिफॉर्म, जो जिनको भारतीय जो समाज सुधारक का अग्रदूत कहा जाता है या पिता कहा जाता है समाज सुधारक, भारतीय समाज सुधारक का, तो वो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हीं के कारणों से, मतलब इनके प्रयासों से सती प्रथा का एक्ट आया और सती प्रथा को बंद किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठगी एवं शिशु वध का भी अंत करवाया था 1830 में, उसमें कैप्टन स्लीमैन का नाम आता है। तो कई बार कैप्टन स्लीमैन का नाम रहता है और पूछा जाता है कि ठगी प्रथा से कौन संबंधित था, तो ये इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट इसी के टाइम पे आया था। चार्टर एक्ट वाला वीडियोस जो मैंने पॉलिटी में बनाया हुआ है, पूरा पूरा वीडियो बनाया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ में समझा, मतलब एकदम डीपली जाके समझाया हुआ है। तो आप पॉलिटी वाला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। चार्टर एक्ट ये आया था 1833 में, और यही चार्टर एक्ट था जो इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्योंकि ये अभी तक क्या था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो उसके बाद से ही इसको भारत का जो है वो गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जो 2 अदर प्रेसिडेंसी थी, चाहे वो मद्रास वाली हो या मुंबई, ये दोनों प्रेसिडेंसियों को इसके अंडर में ला दिया गया। यानी कि जो 1833 वाला चार्टर एक्ट था वो मतलब एक केंद्रीकृत शासन, शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, लेकिन ये और भी मतलब उसमें एक कदम और आगे हो गए, ठीक है। उनकी सारी शक्तियाँ ले ली गई, उनको नियम और ये सब बनाने की जो छूट थी वो सब अब सिर्फ गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके अंडर में आ गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल बन गया, बहुत बार पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था यही था। और अगर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी यही था, ठीक है। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप, ठीक है। बिल्कुल भी मतलब संदेह रखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। 1835 में ही ये अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था, इसी के समय पर, ठीक। और 1835 में ही कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए, ये जो फैक्ट्स हैं, हो सकता है कि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आपको नए मिले, तो नए इसलिए भी हो सकते हैं कि इसमें 3-4 बुक्स की जो है वो फैक्ट्स सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी लूसेंट की हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे फिर आपका ये घटना चक्र हो, सब मिला जुला करके और भी 1-2 किताब हैं, तो वो सब का एक जिस्ट मतलब ये तैयार किया हुआ है। तो कई सारी चीज़ें आपको नई दिख सकती हैं इसमें, ठीक है।
तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, अगर इस तरीके की कोई चीज़ आपको दिखती है तो बताता हूँ अगर मैं तो। देखिए, ठीक है, रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि हुई थी, याद रखिएगा। कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय भ्रमणकारी जो न्यायालय थे उनको समाप्त कर दिया था। कार्नवालिस आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था इसी के पहले वाले जो पहला वाला जो वीडियो था इसका, इसी पार्ट में, उसमें मैंने बताया था ये न्यायालय की समाप्ति ये इसने बनाया था पूरा। उसने बहुत सारे सुधार किए थे, अलग अलग मैंने बताए थे उसमें सुधार, ठीक है, भू राजस्व सुधार, न्यायिक सुधार, तो बहुत सारे, पुलिस सुधार, तो वो सारे सुधारों में से एक जो ये इसका था प्रांतीय अपीलीय भ्रमणकारी वाले जो न्यायालय थे उसको उसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये सारे कार्य इसके समय पर हुए। नेक्स्ट जो एक दो थे वो बहुत कम समय पर थे, उनके समय पर बहुत ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई, तो छोटे छोटे उसमें देखे, जैसे लॉर्ड ये मेटकाफ थे, ठीक है, इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, याद रखिएगा। 1835 से 36 ये एक साल के लिए ही थे। फिर ऑकलैंड आता है 1836 से 42 के बीच में। जीटी रोड की मरम्मत इसी के समय पर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय छात्रों को डॉक्टरी के लिए विदेश जाने का जो परमिशन है वो यहाँ पे दे दी गई कि आप विदेशों में जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1836 से 42 के बीच में। कंपनी, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य जो है वो त्रिपक्षीय संधि हुई थी, तो याद रखिएगा इसके टाइम पे ये ऑकलैंड के समय पर बहुत बार पूछा भी गया है ये प्रश्न, ऑकलैंड। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक, इसी के समय पर होती है। लॉर्ड एलनब्रो आता है 42 से 44, इनका जो कालक्रम है वो भी ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न बना के पूछ लिया जाता है कि सब इनमें से पहले कौन आया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कालक्रम इसीलिए लिखा हुआ है मैंने कि आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से प्रश्न बने तो उसको आप हल कर ले जाएं, ठीक है। देखिए एलनब्रो 42 से 44, अब एलनब्रो के समय पर क्या क्या घटनाएं हुई देखिए। सिंध का विलय किया जो 1843 में कर लिया, चार्ल्स नेपियर इसमें इन्वॉल्व थे, उनके नेतृत्व में किया गया, ठीक है। 43 का अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा का, बहुत बार पूछा गया है, दास प्रथा का अंत, ठीक है, तो ये एलनब्रो के समय पर ही हुआ था, ठीक है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किया था इसने, वैसे इससे संबंधित जॉन लॉरेंस है, कुशल अकर्मण्यता का नीति, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था 1843 में। रविवार की छुट्टी, जो रविवार की छुट्टी का प्रारंभ वो इसी के समय में हुआ था, इसी के काल में हुआ था, लॉर्ड एलनब्रो, ठीक। फिर हार्डिंग आते हैं, हार्डिंग प्रथम, ठीक, 1844 से 48 के बीच, इनके समय पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 45 से 46 के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। ये ईयर और ये युद्ध ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्रोनोलॉजी में कई बार पूछे गए हैं और डायरेक्ट भी पूछे गए हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो 45-46, ठीक। लाहौर की संधि होती है 46 में, याद रखिएगा। नर बलि प्रथा पर रोक हार्डिंग के टाइम पे मतलब लगाया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। आगे आता है डलहौजी, ठीक है, 48 के में, 48 से लेकर 56 तक डलहौजी आता है। डलहौजी की नीतियाँ ऐसी थी ना, ये मतलब विस्तारवादी नीति थी, और ये इसकी नीति कहीं ना कहीं मतलब जो अन्य इसके जो पूर्ववर्ती जो वाइस गवर्नर जनरल थे उनसे कहीं हट कर थी। मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है तो ये बाई हुक बाई क्रूक, मतलब किसी भी तरीके से ब्रिटिश शासन को जो है वो बढ़ाना था, मतलब उसका विस्तार करना था और उसको मजबूती प्रदान करना था। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कंटिन्यूएशन में सारी जो घटनाक्रम होती है और उसके जो परिणति है वो 1857 की क्रांति होती है, तो वो वही सारी नीतियां हैं, ठीक है। इसके पहले की और कुछ डलहौजी की। देखिए जाने अनजाने में डलहौजी एक ऐसा जो गवर्नर जनरल रहा है जिसने कि जैसे बोलते हैं कि आधुनिक जो भारत है उसकी कहीं ना कहीं उसने नींव रखी। नींव रखने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे उसके समय पर ऐसे एक्ट पास हुए, ऐसे नियम बने, ऐसे विभाग बने जो कि आधुनिक भारत में वो अभी तक चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये मेंस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये मेंस में भी पूछा गया है। डलहौजी को आधुनिक भारत का जो है वो मतलब आधारशिला रखने वाला कहा जाता है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखा सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसके बाद उसमें उसके द्वारा जो किए गए कार्य वो बता सकते हैं। देखिए जो कार्य ये लोग करते थे, ये इनका मेन उद्देश्य ये नहीं होता था कि हम भारत को मतलब बड़ा विकसित और ये सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन वो मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि ऑटो में मतलब चलता चला गया। जैसे ही ये ट्रेन लेकर आए तो ट्रेन इनका बिछाने का मकसद ये नहीं था कि हम भारत को उससे मतलब बहुत लाभ पहुंचाएं। इनका उद्देश्य था हम भारत में जो शोषण है उसको और तेज़ी से कर सकें, माल एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाना,
या कहीं पे विद्रोह हो रहा है तो सेनाओं को एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचाना, तो वो उसके लिए ये अपने मतलब अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने वो काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो परोक्ष रूप में जो है वो अपरोक्ष रूप में भारत के विकास में भी सहायक रहीं। ठीक है, और स्वतंत्रता की जो मतलब जो आंदोलन चला और इन सब चीज़ों में, उसमें ट्रेन का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए डलहौजी के समय पर क्या क्या घटनाएं हुई, बहुत बड़ा है, देखिए देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, प्रथम इधर हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय पर हुआ था। ठीक है, 45-46 में। द्वितीय जो होता है 48-49 में होता है। इसमें 3 युद्ध लड़े जाते हैं। कौन कौन से, देखिए ये युद्धों का कालक्रम पूछा जाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। रामनगर का युद्ध 48 में, ये अनिर्णित रहा, मतलब कोई इसमें जीता हारा नहीं। चिलियावाला युद्ध हुआ था 49 में, ये भी अनिर्णित रहा। लेकिन गुजरात का युद्ध चिनाब के किनारे जो लड़ा गया, वो सिख उसमें जो है वो पराजित हो गए 1849 में ही। फिर इसने पूरा मतलब मिला लिया। पंजाब का विलय ये पूछा भी गया है, पंजाब के विलय के समय कौन भारत का गवर्नर जनरल, तो ये डलहौजी के समय पर। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ, पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में पूर्ण रूपेण मतलब विलय हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं ये। अब आप इसको वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, 1.5 की स्पीड में देखिए या 1.50 की स्पीड में देख लीजिए, तो आपको आपका समय भी बचेगा और मतलब जल्दी से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सिक्किम, ये द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी होता है। वर्मा, लोअर वर्मा और पेगू का विलय प्रश्न पूछे गए हैं। ये पेगू और वर्मा, लोअर वर्मा का विलय किसके समय पर हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, सिक्किम पर अधिकार 1850 में। 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के चलते जो है वो उस पर कब्जा कर लिया सिक्किम पे। ठीक है, इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी 1852 में, याद रखिएगा। भूमिकर रहित जो जागीर थी उनका पता लगाना, ठीक है, और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। व्यपगत का सिद्धांत, जो सबसे बड़ा जो रोल रहा है ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार देने में, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा। ये नीति बहुत पूछी जाती है, मेंस से रिलेटेड है ये। बेसिकली इसमें जो है वो उसका मैं बताऊंगा आपको, इसके जो नीति है ये काफ़ी मतलब विस्तृत है, कई सारी चीज़ें हैं, मैं उसको बता दूंगा। इसमें अभी बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जानिए कि प्री के हिसाब से वो एक, मेंस के हिसाब से वो अलग टॉपिक ही हो गया कि किस प्रकार से व्यपगत का सिद्धांत जो है वो ब्रिटिश का विस्तार करने में सहायक रही, तो वो अलग ही एक टॉपिक हो गया, वो उसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी जो है वो आप इतना जान रखिए कि व्यपगत का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। और इसके अंतर्गत ये था कि, एक मोटा मोटी बात बताता हूँ कि इसमें यह था कि आप अगर किसी देसी रियासत में कोई अगर उसका उत्तराधिकार नहीं है, ठीक है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो उत्तराधिकारी इनसे पूछ करके, ठीक है, इनसे पूछ करके किसी को गोद लेगा, और गोद लेगा तो ये परमिशन देंगे तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं मान्य होगा। ठीक है, वो भारत में उसके ब्रिटिश सरकार में, उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी चीज़ है, इतना ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे इसमें पूछा जाता है प्री में कि सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी जिसको व्यपगत नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो सतारा पहली थी, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है सतारा। और इनका क्रम भी याद रखिएगा, क्रम पूछा गया है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं, क्रम पूछा गया है। क्रोनोलॉजी में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो स्टेट पीएससी में, क्रोनोलॉजी आजकल ट्रेंड्स बन गया है। यूपी पीसीएस, आरओ ये सभी में पूछता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम सतारा, ध्यान रखिएगा। जैतपुर संभलपुर 1849, 1848 में सतारा पहले हो गया। बघाट 50 में। उदयपुर ये एमपी वाला है, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, उदयपुर 1852 एमपी में। झांसी 53 में, ठीक, और नागपुर 54 में। तो ये क्रम है, इनको याद रखिएगा। 56 में जो है ये अवध को भी कुशासन का आरोप लगाकर इसी के समय पर सम्मिलित कर लिया जाता है, उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। ठीक, ये देखिए नीचे लिखा है वही चीज़ मैंने, नवाब वाजिद अली शाह थे उस समय। ठीक है, 1856 में तोपखाने का मुख्यालय इसने कलकत्ता से मेरठ में शिफ्ट कर दिया। शिमला में सेना का मुख्यालय बनाया, जो आप शिमला अगर हिमाचल प्रदेश में डलहौजी नाम सुना होगा, डलहौजी की जगह, वो उसी के नाम पे वहाँ पे जगह वो बनाई गई है। ठीक है, वुड डिस्पैच आता है 1854 में। इसको जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच 1854 में आता है। बेसिकली इसमें ये भी एक मेंस का टॉपिक है, वुड डिस्पैच पे पूरा कि शिक्षा के जो विकास क्रम है,
शिक्षा का विकास क्रम, उसमें ये पूछा जाएगा, उसमें सारी जानकारी इसको आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी बता देंगे आपको। एक टॉपिक अलग है, वो शिक्षा संबंधी सुधार है। बेसिकली इसमें महिलाओं से शिक्षा के लिए जो है वो बातें बताई गई थी। महिलाओं की जो शिक्षा है उसमें उनको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, वुड डिस्पैच हो गया। तीनों प्रेसिडेंसी में इसी के तहत, ये वुड डिस्पैच के जो आया था उसी के तहत जो है वो तीनों प्रेसिडेंसी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, एक एक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 में होती स्थापना है, 1857 में, लेकिन वो वुड डिस्पैच में ही बताया गया है। ठीक, पहली ट्रेन भी इसी के समय पर चली 1853 में। 54 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। ठीक, कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा का प्रारंभ किया गया 1854 में। ये ईयर याद रखिएगा, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा आप। 1.5 या 1.50, 1.25 में देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके। ठीक है, शिमला से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया शिमला को। मैंने ऊपर बताया अभी जैसे कि कलकत्ता थी, लेकिन ग्रीष्मकाल में, क्योंकि कलकत्ता में बहुत गर्मी पड़ती है और जब बरसात और इसका सीजन आता है तो और ज़्यादा उमस और ये सब है, तो इसलिए कलकत्ता से उसको ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है शिमला को बना दिया। ठीक है, चार्टर एक्ट इसी के समय पर आया था 1853 में। ये सारी जो चार्टर एक्ट वाला जो वीडियो है ना, ये सब पॉलिटी का पार्ट है, तो उसको मैंने बता रखा है। आप इसमें देखिएगा, आई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिटी का, उसको पूरा देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है उसमें। ठीक है, बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको यहाँ तक। ठीक, अब आगे देखते हैं, इनके बाद कौन आता है? लॉर्ड डलहौजी के बाद कैनिंग आते हैं। जो नीतियाँ डलहौजी ने अपनाई थी, ठीक है, वो नीतियाँ आगे इनके लिए मतलब काल बन गई। काल इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि जो बहुत सारी नीतियाँ ऐसी बनाई डलहौजी ने, और वो सब आगे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बढ़ता गया घड़ा, बढ़ता गया घड़ा, बढ़ता गया, और ऐसा आया कि वो फट गया। ठीक, और वो फटा कैसे? 1857 में जो क्रांति हुई। ठीक, तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय पर हुई, 56 से लेकर 62 के समय पर। ठीक है, याद रखिएगा, ये इतने दिन तक रहे। तो पहले तो ये गवर्नर जनरल थे, लेकिन जब 1858 का एक्ट आता है तो उसके थ्रू इनको वायसराय बना दिया जाता है। एक मतलब नए पद का सृजन कर दिया जाता है। रहते वही हैं, एक ही व्यक्ति हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, ऐसा होता है जैसे वो गवर्नर जनरल है, लेकिन अगर वो किसी प्रतिनिधि के रूप में किसी से मिल रहा है, ठीक है, अगर वो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में किसी से मिल रहा है, तो क्राउन का प्रतिनिधि वायसराय, चूँकि उसमें एक्ट में बताया गया था तो इसलिए उसको वायसराय कहा जाने लगा, तो वो क्राउन का प्रतिनिधि हो गया वायसराय। ठीक है, वैसे वो था वो गवर्नर जनरल ही। ठीक, तो ये तीन नए जो मैंने बताया था यहाँ ना, कि 3 नए 1857 में स्थापित किए गए यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, वुड डिस्पैच में बताया गया था। 1857 की क्रांति इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन था उस समय गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1858 का अधिनियम आया था, ये बहुत ज़रूरी है, ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट भी इसको बोलते हैं, है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल का पद वायसराय, वही मैंने बताया आपको। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पहली बार जो है ये आयकर की शुरुआत हुई, जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो पहली बार इसके समय पे शुरुआत की गई थी। और उससे कौन संबंधित था? जेम्स विल्सन, ये नाम ये पूछा गया है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम एक पारित हुआ, उसके थ्रू कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1861 में। अपना अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो अपना इलाहाबाद प्रयागराज जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइएगा आप। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। 1857 में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जो बाद में सीएजी बना। आपको पता है जो अभी सीएजी का पद है वो वही है जो उस समय सृजित किया गया था। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1858 से जो मुगल सम्राट का पद था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मुगल जो थे वो बस वहीं तक, उसके बाद समाप्त। तो अंतिम जो मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, या द्वितीय जिनको बोलते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, वही थे। और वो मतलब बुढ़ापा उनका बहुत कष्टमय व्यतीत हुआ। ठीक है, उनको चूँकि वो 1857 की क्रांति में संलिप्त थे तो उनको रंगून भेज दिया गया। उनके जो जितने भी उत्तराधिकारी थे उनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, और उनको रंगून में भेज दिया गया था, और रंगून में ही उनकी जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। व्यपगत की जो नीति थी, जो डलहौजी ने व्यपगत वाली नीति बताई थी मैंने, उत्तराधिकार वाली, वो नीति समाप्त कर दी गई,
क्योंकि इतना बड़ा 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हुई कि पूरा जो ब्रिटेन था हिल गया वो, ठीक है। उनको लगा कि अगर हम चीज़ों को सुधारेंगे नहीं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनके ऊपर राज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे आगे आगे आने वाले जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे उनके साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करते गए जिससे कि भारतीयों को मतलब संतुष्ट करने की कोशिश करने लगे, ठीक है। तो क्योंकि पता था कि अगर इस तरीके की क्रांति ये हो गई और अगर हम आगे नहीं सुधरेंगे तो हो सकता है कि इससे बड़ी क्रांति हो जाए और मतलब छोड़ना पड़ जाए हमें तुरंत। तो इन लोगों ने थोड़ी सी नीति परिवर्तित की और उसी में फिर वो जो व्यक्तिगत वाली नीति थी, बोला नहीं हम रियासतों को मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज़ जैसे है वैसे चलेगा, जो सम्मिलित हैं, जो जिनका है वो फिर वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये 1861 का भी एक एक्ट पारित हुआ था, जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट नहीं, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम वाला शुरुआत किया गया, जो अभी आप देखते हैं ना कि कौन से पोर्टफोलियो पे हैं, तो वो सिस्टम 1861 में शुरुआत किया गया। जो एक्ट जितने भी हैं ना, पॉलिटी वाला वीडियो देख लीजिए आप आई पे क्लिक करके, वो पूरा आपका बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया हुआ है कि किस एक्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। वो मेंस के लिए भी है और प्री के लिए, सभी के लिए वो आपको फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। देख लीजिएगा उसको, जितना भी है उसमें आप प्लेलिस्ट में देखिए। मुझे लगता है कि जितनी भी हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपका एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए बहुत सही चीज़ है। तो आप सारी देख लीजिएगा, ठीक है। जब भी समय मिले 1.5 में देख लेंगे, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, तो आपका समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इतना मेहनत करके बनाया है, लिखा है मैंने इसको, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।